Hello everyone, today we are going to study a new chapter, the fundamental unit of life. The fundamental unit of life. This is a chapter of class 9th. Why it is known as the fundamental unit of the life? This is cell. Why cell is known as the fundamental unit of the life of all living organisms? ये living organisms की characteristics है cell. लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कैसे डिफरेंट होता है? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज सेल. सेल मतलब जैसे कि हम समझ सकते हैं, हम सेल का नाम सुना है आपने? सेल हम यूज़ करते हैं ना, रिमोट में सेल यूज़ करते हैं, वॉच में सेल यूज़ करते हैं. अगर इसमें सेल का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या वो काम करेंगे? क्या वो फंक्शनल होंगे? रिमोट काम नहीं करेगा, वॉच काम नहीं करेगी जब तक उसमें सेल नहीं आएगा. ऐसे ही हमारी बॉडी, जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी बनता है तो सबसे पहले उसकी सेल बनती है. हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. हमारी बॉडी मिलियंस ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है. आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि सेल क्या है, सेल के क्या फंक्शन है. ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं सेल. The cell is the structural and functional unit of all living organism. क्या मतलब कि जैसे कि हमारे घर में अलग अलग रूम होते हैं, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, अलग अलग होते हैं. सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं. किचन रूम में खाना बनता है, बाथरूम, ड्राइंग रूम या बेडरूम या फिर स्टोर रूम, और अपना टॉयज़ रूम भी होता है और अपना स्टडी रूम भी होता है. तो अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग रूम के अलग अलग फंक्शन होते हैं. और अगर ये अलग अलग रूम नहीं होंगे तो क्या होगा? सारा सामान एक जैसे रूम में मिक्स हो जाएगा, तो हमें ढूंढने में भी दिक्कत होगी. ठीक है, तो बड़े बड़े घरों में क्या करते हैं कि हर रूम का अलग अलग एक स्पेसिफिक काम होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, ऐसे ही सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं. उस कंपार्टमेंट की अपने अपने अलग अलग फंक्शन हैं. इसीलिए सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल मतलब कि हर रूम का अपना एक स्ट्रक्चर है. फंक्शनल मीन्स हर रूम का अपना एक फंक्शन है. यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर से बोलेंगे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मीन्स हमारी बॉडी मिलियंस ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है. जैसे वी कैन सी, हम देख सकते हैं इसमें ये अलग सेल है, ये ब्लड सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और ये सेल है, ये सेल है, और ये सेल है. अलग अलग सेल है और अलग अलग सेल के अलग अलग फंक्शंस हैं. जैसे कि फैट सेल का फंक्शन अलग है, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन अलग है, फैट सेल्स का फंक्शन अलग है, और ओवम का फंक्शन अलग है, मसल्स का फंक्शन अलग है. तो हर एक सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है. हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मीन्स जो मल्टी सेलुलर से बने होते हैं, और यूनिसेलुलर मीन्स जो एक सेल से बने होते हैं. या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिंगल सेल. क्या बोल सकते हैं हम उसको? सिंगल सेल. सिंगल सेलुलर कौन होते हैं? जिसमें केवल एक ही सेल होती है. वो होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना. इसमें केवल एक ही सेल होती है और इन सेल की अलग अलग फंक्शन होते हैं. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें एक भी सेल नहीं होती, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होते हैं. जैसे आजकल पूरी तरह ही फैला रखी है वायरस. ठीक है, वायरस में क्या है? एक भी सेल नहीं है, एक भी. नॉन सेलुलर है वायरस. क्या है? नॉन सेलुलर है. वायरस ने ट्राई फैला रखी है ना, पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाला हुआ है इसने. आधी आबादी ख़त्म होने वाली है. ठीक है, तो ये क्या है? नॉन सेलुलर है. इसमें कोई भी सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है, तब ये फंक्शन कर रहा है. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये क्यों स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली ये बाहर एक निर्जीव की तरह होता है, लेकिन जब उसको एक पर्टिकुलर मीडियम मिल जाता है ना, जैसे किसी के ब्लड में चला जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है. इसको जीवित रहने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. जैसे लाउस होते हैं ना, लाउस को अगर हम ज़मीन पे डाल देते हैं तो वो
बिल्कुल नॉन लिविंग हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब उसको एक मीडियम मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा, खून चूसना शुरू कर देगी, तो वो एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। ऐसी वायरस होते हैं। वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वायरस क्या है, नॉन सेलुलर है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द सेल। सेल की अलग अलग शेप भी होती है। जैसे ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सारी सेल, जैसे स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ये मसल सेल है। ये फैट सेल है, फैट को स्टोर रखती है। ये ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ये बोन है, ये स्पर्म है, ये अवम है, ये नर्व सेल है। ये सारी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और इन सब की अपने अपने फंक्शन है। आप देख सकते हो सबकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। किसी की स्ट्रक्चर सिफेरिकल है, तो किसी की स्ट्रक्चर रोड शेप में है, किसी की स्ट्रक्चर स्पिंडल शेप में है और किसी की स्ट्रक्चर सर्कुलर है। ओके, अब सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा की। आपने देखा होगा, जुकाम आता है, नोज़ी आती है, रनिंग नोज़ होती है, तो उसमें माइकोप्लाज्मा गिरते रहते हैं। अगर हम उसको कहते हैं ना, हैंड से साफ़ मत करो। अगर हम उसको हैंड से साफ़ करते हैं तो जितने माइकोप्लाज्मा लगेंगे हमारे हैंड्स में, तो बार बार हैंड्स वहाँ आ जाएगा, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना है, किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें अगेन एंड अगेन साफ़ करना है उसको। तो ये माइकोप्लाज्मा है जो रनिंग नोज़ होती है, बहुत छोटे छोटे सेल होती हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? PPLO। नाम याद कर लेना, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? आपने देखा है ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी सेल होती है। और नर्व सेल, अभी हमने ऊपर देखी थी, नर्व सेल जो सबसे बड़ी सेल होती है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल का पता कैसे चला कि सेल भी होती है, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है? ये रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? एक्चुअली रॉबर्ट हुक सेल के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट हुक किसी स्पेयर्स पार्ट में काम करते थे, स्पेयर्स की कंपनी में काम करते थे, जो मशीनों की पुर्जे वगैरह बनते हैं ना कंपनी में, उस कंपनी में वो काम करते थे। उन्होंने वहाँ देखा, एक सिंपल सा लेंस देखा था उन्होंने देखा था कि इस सिंपल से लेंस से बहुत चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस था वो एक। ठीक है, एक सिंपल लेंस था, मैग्नीफाइंग लेंस था, और देखा चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का छोटा सा तना, एक थिन मतलब टाइनी पार्ट्स को वो काट कर ले आए और ऊपर से ब्लेड से एक छोटा सा पार्ट को उन्होंने अलग कर दिया, थिन पार्ट को। जैसे ये ना, ये थिन पार्ट को उन्होंने अलग कर दिया, तो इस थिन पार्ट को उन्होंने क्या बोला? कॉर्क। क्या बोला? कॉर्क। इस कॉर्क को जब उन्होंने मैग्नीफाइंग लेंस से देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ये जो कॉर्क है ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला कि कॉर्क बिल्डिंग। क्या बोला? कि कुछ बिल्डिंग्स की जो कॉर्क है, कुछ बिल्डिंग्स की बनी हुई है, कॉर्क की बनी हुई है। तो एक्चुअली अभी भी इन्होंने सेल नहीं बताया था कि ये सेल है, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये जो कॉर्क है ना, कॉर्क, ये किसी ऐसे रूम और कंपार्टमेंट्स की बनी हुई है। उसके बाद ल्यूवेनहोक आए थे। ल्यूवेनहोक ने क्या किया, वो नदी का पानी लेकर आए, गंदा पानी लेकर आए। उस गंदे पानी को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने कुछ कीटाणु उसमें मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया था लिविंग सेल्स। और क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। अब रॉबर्ट ब्राउन आए। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? उस सेल के अंदर क्या देखा था? न्यूक्लियस देखा था। क्या देखा था? न्यूक्लियस देखा था। शिल्डेन एंड सचवान ने बताया सेल थ्योरी के बारे में। शिल्डेन एंड सचवान ने दिया था सेल थ्योरी। उन्होंने क्या बताया था कि
एक सेल दूसरी सेल से ही आती है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, अब विर्चो ने क्या स्टडी किया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब उन्होंने बोला कि सेल ही सब कुछ है। अब उन्होंने बता दिया कि सेल ही द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, सेल है बॉडी में तो बॉडी फंक्शनल है, अदरवाइज नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि सेल ही सब कुछ है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, कि सेल ही सब कुछ है, सब जगह सेल है। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग सेल। जैसे कि हमारे घर में मैंने बताया था कि अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन, बेडरूम या बाथरूम या ड्राइंग रूम या स्टोर रूम, टॉयज रूम, स्टडी रूम, तो अलग अलग होते हैं। ये रूम ही समझ लीजिए, ये सब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम, ये अलग अलग रूम है एक घर के अंदर। ठीक है, और ये रूम के अलग अलग फंक्शन है। जैसे ये लिविंग पार्ट है, ये लिविंग पार्ट है, और कुछ नॉन लिविंग पार्ट भी होते हैं, जैसे सेल वॉल, वैक्यूल, फेट ड्रॉपलेट, ग्रेन्यूल्स और वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये लिविंग पार्ट है और ये नॉन लिविंग पार्ट है। ये किसी एक घर के अंदर घर क्या है, सेल। एक घर के अंदर अलग अलग रूम है, रूम के अलग अलग स्ट्रक्चर है, रूम के अलग अलग फंक्शन है। ओके, ये हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, मैंने बोला था कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोमिस पुराना, जो सबसे पहले पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है, कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें बोल दिया पुराना, जिसमें एक कम्प्लीटली सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए हमने इसे बोल दिया पुराना, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका डायमीटर बहुत छोटा था, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, और ये कौन सी ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर, केवल एक ही सेल के बने हुए थे। बाइनरी फिजन करते थे, बाइनरी मतलब कि एक सेल से दो सेल बनाते थे। इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनका जो न्यूक्लियस था ना, एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं था, उलझा हुआ था। ठीक है, 78 राइबोसोम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, राइबोसोम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, और इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मतलब कि जैसे कि हर रूम में अपना अपना काम होता है, जैसे किचन है, किचन में बर्तन होते हैं। ठीक है, बर्तन एक पर्टिकुलर बर्तन होता है, उस पर्टिकुलर बर्तन का अपना फंक्शन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं था। ये कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल कैसी है, एक सेल की बनी हुई है, बाइनरी फिजन करते हैं, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, 70 इस तरह के राइबोसोम है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब एक ये कि फाल्स सेल है, फाल्स सेल जो सबसे पहले देखी गई थी। उसके बाद हम आए या एनिमल्स आए सभी। तो एनिमल्स क्या हैं और प्लांट्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल। एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल। हमारी सेल का डायमीटर क्या होता है, 10 to 100 माइक्रोन मीटर, या फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल से 10,000 to 100,000 तक गुना होता है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। और हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं। जैसे देखो, इसमें मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन है और इसमें मेम्ब्रेन है। एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, और हर ऑर्गेनेलिज का, ये ऑर्गेनेलिज क्या है, ये किचन है, ये बाथरूम है, या ये बेडरूम है, ये स्टोर रूम है। ठीक है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, हम पढ़ेंगे आगे। और राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल कितने तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और नॉन सेलुलर। यूनिसेलुलर सेल किसकी
होती है, बैक्टीरिया की होती है, जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब जो सबसे पहले देखी गई थी पुरानी सेल होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बाद में आई थी, एक ट्रू न्यूक्लियस था उसके अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे, सबकी अपनी अपनी फंक्शन है, ठीक है। और इसका डिटेल्स हर एक ऑर्गेनेल्स का, हर एक रूम का डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए थैंक यू।